बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, ये आप सबके सामने कह रहा हूँ। और ये नरेंद्र मोदी जी उनके भक्तों को, उनके परिवार वाले मंत्री, मुख्यमंत्री को बता दीजिएगा। धन्यवाद। 3 टफ है, इसमें बहुत मेहनत लगेगी 3 में कांग्रेस को, और 8 में तो मेहनत अगर अच्छी होती है, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। देखिए रायपुर टफ है, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, दुर्ग मेहनत करनी पड़ेगी, एक आध और जोड़ लीजिए, मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी 8 में हमारी अच्छे नहीं, मतलब टी.एस. सिंहदेव जी को पूरे भारत के परिदृश्य में भी सोचना चाहिए। छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में वो सोच रहे हैं, उसके लिए भी मैं उनसे कहूँगा कि दृष्टिकोण मैंने थोड़ा स्पष्ट रखना चाहिए। वो उनका अपना विश्वास है, जैसा भी है। जनता का जो विश्वास है वो मोदी जी के साथ है। टी.एस. सिंहदेव जी या भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी अपने बिगड़े बोल के कारण, अपने भ्रष्टाचार के कारण इन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है। इनके इन बातों का कोई अर्थ नहीं। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में चल रही सियासी हवाओं पर। जी हां, छत्तीसगढ़ की सियासी हवाएं एक तरीके से बयानों पर केंद्रित हो गई हैं। बयानों के जो पंख हैं उसके सहारे वो सियासत तेज होती हुई दिखाई देती है। कभी कोई ऊंचा उड़ता है, कभी कोई नीचा उड़ता है, और ये जो बयान है वही अब मुद्दा बनकर सामने आए हैं। लेकिन असल मायने में मुद्दे किनारे क्यों, बयानों पे चर्चा क्यों, तिल को ताड़ क्यों बनाया जा रहा है, आज इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे किस तरीके की राजनीति है। क्या इस तरीके की राजनीति भी जरूरी है या इस तरीके की राजनीति केवल हवा बनाने के लिए की जा रही है। तो मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए तौकीर रजा जी, हमारे स्टूडियो से बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषण लेकर मौजूद रहेंगे अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनिल चौहान जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि ये बयान दर बयान लगातार स्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई हैं कि कांग्रेस के लिए नई नई मुसीबत खड़ी हो जाती है, क्योंकि हर बात का तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। क्या इस तरीके की स्थितियों से कांग्रेस निकल पाएगी और ऐसा बीजेपी कर क्यों रही है? दोनों से प्रतिक्रिया लेंगे। पहले रुख कर लेते हैं हम अनिल चौहान जी की ओर। अनिल जी, हम कई दिन से इस तरीके के बयानों के बाद चर्चा कर रहे हैं, कई तरीके की चर्चा हो चुकी है। हर 2 दिन बाद कोई नेता बयान दे देता है, उस पर चर्चा निर्धारित हो जाती है। कवासी लखमा का बयान आता है, चरणदास महंत का बयान आता है, कभी कोई विधायक कुछ बोल जाता है, अब टी.एस. बाबा का बयान आया है। इस तरीके के बयान निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक ऐसी स्थिति बना रहे होंगे जिससे आप लोग अटपटा महसूस कर रहे होंगे। क्या आप लोगों के नेता ही कुछ गलती कर रहे हैं, इस बात को मानेंगे? अनिल जी। देखिए मोहन जी, आपको और सभी दर्शकों को, आपके लोकप्रिय चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। महत्वपूर्ण बात यह है मोहन जी कि आज जो परिदृश्य है, 2014 से मोदी सरकार इस देश में है और 14 से चाहे अच्छे दिनों की बात हो, चाहे 100 दिनों में महंगाई कम करने की बात हो, स्मार्ट सिटीज की बात हो, 2 करोड़ रोजगार की बात हो, काले धन की बात हो, इन सभी मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह फेल हो गई है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपए के गिरने का मामला हो, चाहे पेट्रोलियम पदार्थों से लेकर सारी महंगाई हो। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब विपक्ष में थे बड़े बड़े भाषण देते थे, आप देखिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फ्लॉप हो गई है। अब इनके पास एक ही चारा है, कैसे मुद्दों को डाइवर्ट किया जाए। बेसिक मुद्दों पे बात ना हो कि भाई हम पत्रकारों की स्वतंत्रता के मामले में 180 देशों में 140वें नंबर पर क्यों आ गए, क्यों ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस एक डेमोक्रेटिक स्टेट का चीफ प्रधानमंत्री नहीं करता, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ये सब बातें ना हो, ये सब बातें ना हो कि क्यों महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया, क्यों 50 साल की सर्वाधिक बेरोजगारी है। तो ये क्या करते हैं, कभी राम, कभी धर्म, कभी कट्टरता, कभी नफरत, और कभी छोटे छोटे बयानों को लेकर नफरत की राजनीति ये करते हैं ताकि असल मुद्दों पर बात ना हो। उसके लिए इन्होंने कुछ घरानों को फिक्स कर दिया है जिनके हाथ में मीडिया है। अधिकतर मीडिया इन्होंने कुछ घरानों के हाथ में
उनको खरीदने में पूरी मदद की है। अब मोहन जी, उसका आशय आप अपने ऊपर मत लीजिएगा और ना ही मैं ऐसे लेकिन चौहान जी, मीडिया को भी दोष दीजिए, हम इसके लिए आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन नेताओं को तो भी बोलिए। आपके नेता बयान देते हैं, उसमें मीडिया क्या करेगा? बोलते हुए हम नेताओं को दिखा रहे हैं, तो नेताओं की गलती है या मीडिया की गलती है? मोहन जी, एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जितना लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ जनता का परसेप्शन और मूड तय करने में अहम है, उतना नेताओं का बयान भी शायद नहीं है, क्योंकि आपको जनता ज्यादा बड़ा, निष्पक्ष और महत्वपूर्ण पक्ष मानती है मीडिया। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आज मैं एक लोकप्रिय चैनल पर बैठा था, बड़े चैनल पर, वहां एक वरिष्ठ पत्रकार आए थे। वहां ये बात हो रही थी कि राम के नाम पर वैमनस्यता क्यों? राम तो बोलते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि राम का नाम वैमनस्यता युक्त है। मतलब किस तरह से देखिए आप। और जब मैं ये कह देता हूं कि भाजपा के प्रवक्ता की आवश्यकता नहीं, आप अकेले काफी हैं साहब। अगर राहुल जी ने कहा कि अगर मोदी जी दोबारा आएंगे तो देश में नफरत की आग लग जाएगी, तो वहां हमसे पत्रकार पूछ रहा है कि राहुल जी कह रहे हैं देश में आग लगा देंगे, आपका क्या कहना है? मोहन जी, आप पर, आप विद्वान पत्रकार हैं, अनिल द्विवेदी जी भी की गरिमामयी उपस्थिति है, और आपके दर्शकों पर मैं छोड़ता हूं, क्या इस तरह के प्रश्न, इस तरह के विषय और घंटों जिस तरह से धार्मिक उन्माद की ओर देश को ले जाना, ये कौन सी प्रक्रिया चल रही है? ये किस तरह से देश जा रहा है? जगह जगह ईटी आईटी चंदे के लिए छापा मार रही है, चंदा वसूल रही है, विपक्ष के नेताओं के खाते सीज हो रहे हैं। इन विषयों पर बात ना हो कहीं? क्यों सारे विपक्ष की गिरफ्तारी हो रही है? क्यों सारी विचारधाराओं को खत्म किया जा रहा है? क्यों भाजपा बार बार कहती है विपक्ष मुक्त भारत हम बनाएंगे? अरे साहब, विपक्ष का भी मजबूत रहना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों ने और इनके सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी ये चीज मानी थी कि ये राष्ट्र तभी बचेगा जब विपक्ष भी होगा। तो क्यों भाजपा कहती है हम सबसे मुक्त कर देंगे साहब? ईडी आईटी सीबीआई है तो हमारे पास, और अदानी का माल है ही है। तो ये जो चीजें हैं आज देश के लोकतंत्र के लिए घातक हैं, और सारे देश की जनता इस तमाशे को देख रही है कि कैसे ये मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं। मोहन जी, इससे तीखे और कड़वे बयान आज तक आते रहे हैं, आजादी के बाद से आज तक आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री ने खुद इतनी बार मर्यादाएं भंग की हैं कि शायद ही किसी छोटे नेता ने भी भंग की हो। लेकिन चौहान जी, आपका सवाल मैं पूछ लेता हूं तौकीर जी से। तौकीर जी, गेंद आपके पाले में है, तोड़ मोड़ के बयान को पेश कर दिया जाता है, कोई बात सीधी कही जाती है उसको आप लोग डाइवर्ट कर देते हैं और मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर मुख्य मुद्दों से, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की चीजें हो रही है। मैं एक पुराने शेर से शुरुआत करूंगा कि आसमान में किसी के ठिकाने नहीं होते, जो जमीन के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। आज स्थिति कांग्रेस की हो गई है। आज दर दर की ठोकर खाते हुए 40 से 4 की ओर पहुंचते हुए इनके बयान बता रहे हैं ये किस प्रकार से अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। चाहे इनके चरणदास महन का बयान देखो, चाहे आपके भूपेश बघेल का बयान देखो, और अभी अभी पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक और भ्रष्टाचारी के रूप में जो शराब घोटाले में जिनका नाम आया, वो कवासी लखमा का बयान देख लो। आप क्या स्थिति आ गई सोचिए आप। इन्होंने, और सबसे बड़ी बात, इनके शहजादे बोलते हैं कि हम गरीबी तत्काल हटा देंगे। 60 साल आपका राज रहा भाई साहब, 60 साल आपके राज्य रहा और यही नारा देते रहे गरीब हटाएंगे, तब क्यों नहीं हटाए? आज 10 साल में माननीय मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊंचा पहुंचा दिया। आप अंदाज लगाइए, गरीबी रेखा से हटा दिया। ये अपने आप में उपलब्धि है कि नहीं है? लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। मोदी विरोध के चक्कर में आप लोग, अरे हमको तो बड़ा ही फक्र महसूस होती है। चमचे तो आप हैं, आपके साथ चमचा लगाया जाता है, हमके साथ भक्ति लगाई जाती है। हम मोदी भक्त हैं, बिल्कुल बोलते हैं हम मोदी भक्त हैं। भक्त किसके साथ लगाया जाता है? भगवान के सेवकों के साथ लगाया जाता है। मैं अपनी बात पूरी करूं। वो ये कह रहे हैं मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते आप लोग, बयानों में क्यों चले जाते हैं? क्यों मुद्दे तो काम कर ही रहे हैं। मुद्दे तो सिर्फ आपके पास क्या मुद्दे बचे बताइए? आपके पास जितने भी, अनिल भाई की बात सुन रहा था, जब डिबेट में जाते हैं इन लोग के जितने भी आप प्रवक्ताओं को देख ले, इनके पास 4 से 5 मुद्दे के अलावा कभी कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। और कोई मुद्दा हो तो बता दीजिए मेरे को। रही बात हमारे पास विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। हम विकास पे आइए कि बात करिए। देखिए, जब चुनाव लड़ा जाता है, जनता को क्या चाहिए? जनता को सिर्फ विकास चाहिए, इसके अलावा कोई कार्य नहीं चाहिए। और उसके अलावा कोई, और सबसे बड़ा जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे काम करने
वाला नेता चाहिए। माननीय मोदी जी के ऊपर इन लोग इल्जाम लगाते रहे लेकिन साबित कभी नहीं कर पाए। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आज वो ना बोलते हैं कि ना भ्रष्टाचार करूंगा ना करने दूंगा, उस नीति पर जो उन्होंने काम किया उसका विकास देखिए आप 10 साल में कहां पहुंचा दिया। आप किस मुंह से बात करते हैं भाई साहब? आपके नेता इस प्रकार से उलझुल बयान देते रहेंगे। अरे बताइए ऐसा कोई बयान देता है माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कि लठ मारो? एक नेता आपका चरणदास महंत जी ऐसा बोलते हैं, दूसरा नेता ये बोलता है कि भाई गोंडी में ये बोलते हैं कि भाई मैं जीतूंगा मोदी मरेगा। मतलब आप एक व्यक्ति को हरा नहीं पा रहे हैं तो उसकी मरने की कल्पना, उसको मारने की कल्पना कर रहे हैं। यही आपका बयान जो है बता रहा है कि आप किस प्रकार से घबरा रहे हैं। और साथ ही साथ टीएस बाबा का बयान साबित करता है कि 8 में 8 हम सीट में संघर्ष कर रहे हैं और 3 सीट तो हम हार रहे हैं। इससे बढ़कर आपका खुद का देखिए बयान क्या बता रहा है कि कांग्रेस किस पोजीशन में है। हम 11 की 11 सीटें जीतने जा रहे हैं और साथ ही साथ पूरे देश में राममय माहौल होने के कारण भी हम 400 से ऊपर का आंकड़ा पार रहे हैं। और अनिल चौहान जी का भी बयान भी सुन रहा था कि ये भी वो जो आंकड़ा जो है राम जी के ऊपर जो आप उन्होंने बयान दिया ये बताता है कि राममय माहौल होने के कारण आप लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि राम के सपोर्ट में कोई आगे खड़ा हो। रामनवमी के दिन भी ये दिखाएंगी हमारी जनता। ठीक है, चौहान जी को मौका दूंगा लेकिन पहले अनिल द्विवेदी जी की टिप्पणी ले लेते हैं। अनिल जी, हर बार ये तो मामला एक तरीके से महंत जी का पटाक्षेप की स्थिति में है, लेकिन अब टीएस बाबा आ गए सामने, वो बैटिंग कर रहे हैं। उनका बयान आया कि भाई हम 3 में बहुत मुश्किल में हैं, 8 में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक मनोबल बताता है कांग्रेस का। क्या ये भी एक मुद्दा है कि नहीं? अगर बीजेपी इसको मुद्दा बनाती है तो क्या गलत करती है? देखिए मोहन जी, महंत जी के बयान में और टीएस सिंहदेव के बयान में जमीन आसमान का फर्क है और अर्थ भी उसके बहुत अलग से है। महंत ने टिप्पणी की थी, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर टिप्पणी की थी, जबकि सिंहदेव जी ने अपनी ही पार्टी की विजय पर सवाल खड़े किए हैं। और सिंहदेव ने यह पहली बार नहीं किया है। विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि सरगुजा में हम 6-7 सीटें लूज कर सकते हैं। ये बात अलग है कि कांग्रेस पूरी तरह से वहां से साफ हो गई। और तो अब सिंहदेव ने ये पहले बयान नहीं दिया, ये दूसरी बार उन्होंने ऐसा बोला है कि लोकसभा में हम 3-4 सीटें हार सकते हैं। तो ये क्यों बोला उन्होंने? सिंहदेव बहुत समझदार और परिस्थितियों को भांप कर बोलने वाले व्यक्ति हैं। आप देखिए, जब भी आपने उनसे बात की होगी, मैं भी बात करता हूं, बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, बहुत हड़बड़ी में नहीं बोलते। तो अगर सिंहदेव ने ऐसा बोला है तो इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? और इसके पीछे के कारण वही है जो कारण कार्यकर्ता गिना रहे हैं, जो कार्यकर्ता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, जो नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, वो कार्यकर्ता जो गिना रहे हैं कि आप तहसील से लेकर के जिला के केंद्र के मुख्यालय तक में कांग्रेस के कार्यकर्ता हतोत्साहित है। वो जानते हैं कि यहाँ क्यों हार हो मिलने वाली है। विधानसभा चुनाव हम किस बुरी तरह से हारे, किन मुद्दों पर हारे, क्या उन मुद्दों का असर पूरे प्रदेश की लोकसभा सीटों पर हो रहा है? क्या बीजेपी उन मुद्दों को भुना रही है? जिस तरह ईडी ने अपना काम शराब घोटाले और उसमें किया है, उसके चलते तो कांग्रेस माइनस में ही लग रही है। तो सवाल, मैं भी कोई कांग्रेस को हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो सारे कारण गिना रहा हूं जिसके चलते कांग्रेस हार सकती है और उसका इशारा टीएस सिंहदेव ने किया है। ये ठीक है कि उनकी खुद की प्रतिष्ठा दांव पर अगर शशि सिंह को टिकट मिली है तो उनके कहने पे ही मिली होगी और सरगुजा उनको जिता करके देना पड़ेगा कि पार्टी के प्रति उनकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी भूपेश बघेल की है, क्योंकि वो 5 साल डिप्टी सीएम रहे और मंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस के बड़े धुरंधर नेता हैं, सरगुजा के बहुत छत्रप माने जाते हैं। तो सरगुजा वहां से हार जाए या रायगढ़ वहां से हार जाए तो हारने का ठिकरा सिर्फ भूपेश बघेल पर फूटेगा ऐसा नहीं है। सिंहदेव के ऊपर भी आंच आएगी कि आप वहां क्यों नहीं जिता पाए। लेकिन फिलहाल तो उन्होंने एक सच बोला है जिसको बीजेपी ने लपक लिया है और उसके पीछे का सच क्या है, ये कांग्रेस के नेताओं की आंखें खुलनी चाहिए। जिस तरह विद्रोह हो रहा है, जिस तरह सार्वजनिक टिप्पणियां हो रही हैं, जिस तरह पत्र लिखे जा रहे हैं, जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो राइट सिपा सालार थे उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं आर्थिक अनियमितता के, ये सारी चीजें चुनाव के समय में कांग्रेस को डैमेज करेगी। इस पर उसे पुनर्विचार करना चाहिए। चलिए, तो ये इस तरीके के विश्लेषण आ रहे हैं और हम आज के बयान पर केंद्रित रहते हुए अनिल जी से सवाल कर लेते हैं। महंत जी के प्रकरण को चलिए मान लेते हैं कि कुछ मुद्दों को तूल दिया बीजेपी ने, लेकिन आज टीएस सिंहदेव का यह बयान बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। आमतौर पर चुनाव के समय तो नेता यह दावा करता है कि हम 11 की 11 100% सीटें जीतेंगे, पर अगर बाबा ये कह रहे हैं तो ये उनकी साफ गोई माने या भोलापन माने? अनिल चौहान जी। मोहन जी,
मोहन जी, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किस बात पर बहस है। इसके पहले हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट दीपक बैज जी ने कहा था कि 5-6 सीटें हम आराम से जीत रहे हैं, 4-5 सीटों पे हमें संघर्ष है, लेकिन ये बात तय है कि छत्तीसगढ़ में हम ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। हम 11 में 11 का दावा नहीं करते। सेम बात है टीएस सिंहदेव जी ने कही है। समस्या इस बात की है कि आपके लोकप्रिय दर्शकों को यह समझना है कि कौन कैसा विश्लेषण कर रहा है और कौन किस फ्लुएंस में बह रहा है। एक तरफ इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार है जो एक साथ 40 उन लोगों की सूची छापता है, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, जिनके ऊपर छापेमारी होती है, उनको फॉरेन जाने से रोका जाता है और 12 घंटे के अंदर सीबीआई कहती कि इन पर मुकदमा नहीं बनता। 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने सारे भ्रष्ट लोगों को इकट्ठा करने का काम किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं भ्रष्ट लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे अशोक चौहान ने विधवाओं का पैसा खाया है, शहीदों की विधवाओं की जमीन हड़पी है, उसको राजनीति में नहीं होना चाहिए। पहला नाम अशोक चौहान का। 2 घंटे के अंदर ज्वाइन करने के बाद नवीन जिंदल, छगन भुजबल, कितने नाम गिनाऊं आपको। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारियों का पूरा तंत्र बना लिया। अब ये कह रहे हैं कौन सी उपलब्धि है भाजपा की। कांग्रेस ने अधिकार दिए, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, और भाजपा ने पीएमएलए एक्ट दिया। इन सब का बाबा के बयान से क्या कृषि मतलब? बिल लाया था, आप क्या देखे होंगे। कॉन्टेस्ट है? की आत्महत्या हो गई। अब एक विषय मोहन जी छूट रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो अनिल द्विवेदी जी ने उठाया। अनिल द्विवेदी जी को मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन वो विश्लेषक के तौर पर यहां बैठे हैं। उन्होंने कहा कि शराब के मामले में कांग्रेस का मनोबल टूटा है। अरे साहब, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि इसमें तो धन शोधन का कोई मामला ही नहीं दिख रहा है, क्यों एफआईआर करके रखी है आपने? एफआईआर रद्द कर दिया। इससे बड़ा मुंह की खाने का क्या होगा और कांग्रेसियों का हौसला बढ़ने का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि डबल काउंटर होते थे और कांग्रेस आधा नकली आधा असली शराब बेचती थी। 4 महीने हो गया इनकी सरकार को, 1 रुपए का राजस्व नहीं बढ़ा। कहां गया फिर? अगर एक काउंटर है आपका तो शराब की तो बिक्री दुगनी हो जानी चाहिए। तो शराब घोटाले में तो भाजपा ने बेनकाब हो गई, ईडी बेनकाब हो गई कि वो क्यों और किस तरह से यहां सारे विपक्ष के नेताओं को यहां मोहरा बना रही है। दूसरी बात मोहन जी, कांग्रेस बस की बात नहीं। अनिल द्विवेदी जी बोले कांग्रेस के नेता जा, कौन सी पार्टी बची है हिंदुस्तान में जिसको खत्म करने का प्रयास मोदी शाह की जोड़ी ने नहीं किया? इवन भारतीय जनता पार्टी में भी चाहे तौकीर रजा हो चाहे विष्णुदेव साय हो, दिल्ली की रिमोट से चलते हैं साहब। किसी की औकात नहीं है कोई बात कह दे। सारे लोग आप स्क्रीन हमको बताते हैं साहब, यहाँ 2-3 लोग बैठा दिए गए, वो हमको ऑपरेट कर रहे हैं। कांग्रेस में और दूसरे विपक्षी दलों में शहजादे के हिसाब से समझने चलती समझ में आ रहा है क्या पार्टी भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी। अनिल भाई, आपकी बात सच है कि थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। मौका दूंगा तो इनकी बात हो जाए। पहला टारगेट है। हम ये जानना चाह रहे थे चौहान जी, ये बयान दिया जाता है तो ये क्या नेता ये नहीं समझते कि इसका गलत उपयोग भी हो सकता है, ये गलत तरीके से भी पेश हो सकता है? ये तो कांग्रेस को समझना पड़ेगा ना भाई, इस बात को मानेंगे? मोहन जी, मैं फिर से आपका प्रश्न सुनना चाहूंगा। मैं ये चाह रहा था कि ये कांग्रेस के नेता इतने परिपक्व हैं, इस बात को समझते हैं कि इस तरीके के बयानों का क्या मायने निकाला जाएगा, अलग अलग नजरिए से देखा जाएगा, इसके तौला जाएगा, जनता के बीच बात जाएगी। तो इसको तो कांग्रेस के नेता समझते कि नहीं समझते, इस बात को आप बताइए। देखिए, मेरा ये मानना है कि टीएस सिंहदेव जी ने बहुत साफगोई से कहा कि 7-8 सीटों पे हम जीत रहे हैं, और चुनाव तो हर चुनाव में संघर्ष करना पड़ता है। तो मोदी और शाह भी बोलते हैं, जिसके अंधभक्त यहां बैठे हुए हैं, वो भी कहते हैं कि हर चुनाव को चुनाव की तरह लीजिए, संघर्ष है, हर सीट पर संघर्ष है। तो संघर्ष उन्होंने कहा तो क्या गलत कहा? और उन्होंने कहा 2-3 सीटों में हमें कड़े मुकाबले का सामना करना होगा, क्या गलत कहा उन्होंने? बनावटी बात तो नहीं की। अमित शाह ने तो कहा था 75 पार, कहां हुआ? हमारे यहाँ भूपेश बघेल जी ने भी नारा दिया, लेकिन नहीं हुआ। तो राजनीति में ज्यादा साफगोई अच्छी है कि झूठी बातें करना अच्छा है? भैया, दरभंगा में एक मेडिकल कॉलेज है, लाखों बिहारियों का इलाज हो गया, पता चला एक नींव नहीं रखी गई वहां। ये कह दिया गया कि प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया ना, सदन में आंखें मुचकाने, इसीलिए हमने नाम रखा है आज के कार्यक्रम का तिल का ताड़। ये बीजेपी तिल का ताड़ बना रही है क्या तौकीर जी? उन्होंने बता दिया कि ये देखिए बयान को उन्होंने किस संदर्भ में कहा, उसको आप लोग मुद्दा बना रहे हैं। देखिए अनिल जी, बयान को कैसा मोड़े, देखिए अब इससे समझ में आता है। जब आपने टीएस बाबा का भी बयान चलाए भी थे और सुने भी हैं, और उन्होंने भी सुना कि टीएस बाबा ने क्लियर बोला कि हम 3 सीटों पे आ रहे हैं और 8 सीटों पे संघर्ष है। नहीं, उन्होंने ये कहा संघर्ष है, इसका मतलब यह है कि 3 सीटों पे उन्होंने पहली हार मान ली।
बची बाकी में संघर्ष है। उन्होंने ये नहीं कहा हम जीत रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप किस प्रकार से लड़ रहे हैं आपको बता दिया। और रही बात हम बता रहे हैं कि हम पूरे 11 की 11 सीटें जीतने जा रहे हैं और पूरे देश में 400 सीटों से ऊपर का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं, ये बता रहे हैं और ये करके भी दिखाएंगे। हमने जो कहा है हमने वो किया है, लेकिन आपने सिर्फ भ्रष्टाचारियों को मनोबल बढ़ाया है और भ्रष्टाचार से जेब भरी है, इसके अलावा कुछ नहीं करा। आप लोगों ने सिर्फ भ्रष्टाचार कर प्रदेश को लूटा है। हमने विकास कर इस प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का विकास अगर किसी को जाता है तो नरेंद्र मोदी जी को जाता है, लेकिन आपको मोदी नाम पछता नहीं है। आपके राहुल बाबा उन पे उलझुल बयान देते नजर आते हैं, जिसके कारण से ये समझ में आता है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी जब हमारी जीतती है तो आपका मानसिक दिवालियापन दिखता है। मानसिक दिवालियापन आपको किस प्रकार से किस आधार पर जा रहा है ये आप समझने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, की तरह इस्तेमाल करके आपने चंदा वसूल किया है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र को कलंकित किया है आपने। क्या देश की जनता नहीं देख रही है आपके भ्रष्टाचारी तंत्र को? सब भ्रष्टाचारियों पे छापामारी करके आपने भाजपा ज्वाइन कराई उनको। आपका इस तरह का तंत्र पूरे देश में आपको बेनकाब कर चुका है। वो तो धन्यवाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिनके आशीर्वाद से यहाँ रामलला की स्थापना हुई और धर्म की स्थापना होगी। जिस राम के नाम पर आप लोग झूठी राजनीति करते हैं, गुजरात में रेपिस्टों को छुड़ाकर जय श्री राम का नाम लगाते हैं, तो भगवान राम आपको दंड देंगे और बताएंगे कि राम राज क्या होता है और कालनेमी बनना क्या होता है। हो जाएगी और हम 11 की 11 सीटों पे जीतने जा रहे हैं, यह आप देख लीजिए। और ये दिखा रहा है आपका मानसिक संतुलन खोता हुआ जो दिख रहा है। इसी कारण से हमारे हम जीत की ओर, पूर्ण बहुमत की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हम अंग्रेजों का व्यस्त नहीं होता। हम पूरी की पूरी। चलिए आप दोनों के पास एक बार और आएंगे, लेकिन पहले अनिल जी के पास, अनिल द्विवेदी जी के पास चलते हैं। द्विवेदी जी, अब यह मुद्दा इस बात पर हो गया है कि नेता की साफ गोई को भी गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वो ये जरूर मानते हैं कि संघर्ष है और संघर्ष मान के कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाया जाता है कई बार कि भाई आपके बच्चों को हम पेपर के समय ये उत्साह भरने के लिए बोलते हैं कि बहुत कठिन है एग्जाम, पढ़ाई करो, तो ये कार्यकर्ताओं को मैसेज देने के लिए भी हो सकता है। आप इसे किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं? देखिए मोहन जी, राग बदायूनी का एक बहुत अच्छा शेर है कि फरेब दे के उसे जीतना गवारा नहीं, अगर वो दिल से हमारा नहीं, अभी तो हमने ही उसकी तरफ नज़र की है, अभी तो उसकी तरफ से कोई इशारा नहीं। सिंहदेव ने जो बात कही है वो एक इशारे में ही कही गई बात है। अब वो मैसेज कांग्रेस को है या बीजेपी को उत्साहवर्धन करने के लिए, इसके मायने आप कई तरह के निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस सिंहदेव देश के चुनिंदा कुछ 1 दर्जन नेताओं में होंगे जो बिल्कुल सच बात कह देते हैं, चाहे वो अपनी पार्टी के खिलाफ हो चाहे पार्टी के पक्ष में हो। अब सवाल यह है कि यदि इस तरह की बातें हो रही हैं तो उसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। अब वो कारण मैंने पहले जो अपना फ्लैप्ट किया उसमें मैंने बता दिए हैं कि किन कारणों के चलते ये बात हो रही है। सवाल यह है कि बीजेपी इस बयान से बहुत ज्यादा उत्साहित ना हो। ऐसा नहीं है कि उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बहुत सारे मुद्दे होंगे, लेकिन जब आपकी कमजोरियां आपके सामने खड़ी हो तो विपक्ष उसका फायदा तो उठाएगा ही। अगर सिंहदेव ने यह बयान कह दिया है तो निश्चित तौर पर बीजेपी उसको भुनाने में तो लगेगी ही। हालांकि बीजेपी को भी यह ध्यान देना होगा कि जिन मुद्दों के साथ चुनाव में है, क्या वो मुद्दे वाकई में धरातल पर हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमने देखा था कि साइनिंग इंडिया का जो बहुत बुरा हाल हुआ था, क्या इस बार भी तो वैसा नहीं होगा। तो बीजेपी को भी सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत अंडर करंट बहुत सी चीजों को, मुद्दों को लेकर के चल रहा है। ये ठीक है, आपकी विदेश नीति अच्छी थी, रक्षा नीति अच्छी थी, राम मंदिर बहुत अच्छा था, राम मंदिर के स्टैंड पर कांग्रेस आज बैकफुट पर है, खुद उसके भाजपा उसके कांग्रेस के नेता उस पर निशाने पे ले रहे हैं। और मेरे को एक बड़ी बात अच्छी निकल गई मोहन जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि धर्मनिरपेक्ष और इन सब की बातें कह रहे थे। कांग्रेस से एक सवाल पूरा देश पूछता है, क्या धर्मनिरपेक्षता के मामले में हिंदुत्व तो नहीं आता है क्या? क्या बाकी धर्म के लोग ही आते हैं, गिरजाघर आएंगे, मस्जिद आएगी या गुरुद्वारे आएंगे, हिंदू के मंदिर नहीं आते हैं क्या? तो अगर यदि कोई इवेंट भी हुआ, मान लीजिए आप कह रहे हैं राम मंदिर का भी इवेंट था, कांग्रेस ने इस तरह का फैसला क्यों किया? मुझे पूरा देश समझ रहा है इस बात को। आज जो कांग्रेस के बड़े धुरंधर नेता बीजेपी में जा रहे हैं, वो यही सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि अब तो बात धर्म और आस्था पर आ गई है कि पार्टी अब उसको भी दरकिनार करने लगी है।
तो ये बात मैं कोई कांग्रेस को इनकाउंटर करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन भविष्य में उसे इस तरह के फैसले लेने के पहले 100 बार विचार करना होगा कि जनता के बीच इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी और पार्टी को उसको क्या खामियाजा भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। ठीक है चौहान जी, कई तरीके की मुसीबतें आती हैं और जब चुनाव होता है तो कई चीजों का असर पड़ता है। ऐसे में अगर कोई बयान का भी असर पड़ जाता है तो नुकसान होता है, इसलिए इन सब बातों को भी देखना पड़ता है। इससे तो सहमत होंगे ना आप? देखिए मोहन जी, पहले अनिल द्विवेदी जी ने शराब का मामला उठाया, अभी राम मंदिर का उठाया, उस पर मैं जवाब दे दूं। भारतीय जनता पार्टी से तौकीर भाई शायद अभी ईद बनाकर आए हैं और धर्मनिरपेक्षता और आपसी भाईचारा वो भी मानते होंगे कि 14 तक कैसा था, अभी कैसा है। अभी तो मारो काटो मार ब्लीचिंग पूरा देश बारूद पर है। राम मंदिर के मुद्दे पे मैं आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सरकार ने ट्रस्ट बनाया। उस सरकारी ट्रस्ट का सचिव संपत राय कहता है कि मोदी जी तो विष्णु के अवतार हैं, ये अंधभक्ति कांग्रेस से नहीं होगी। पॉलिटिकल इवेंट बनाया जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम राज की कल्पना करते हैं, अंतिम व्यक्ति तक को अभिव्यक्ति की आजादी देते हैं। राम राज की कल्पना में हर व्यक्ति के लिए न्याय होता है। विषय बड़ा हो जाएगा फिर। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर लगातार सवाल पूछने के लिए अनिल द्विवेदी जी जैसे लोगों को छोड़ती है और अनिल द्विवेदी जी जैसे पत्रकारों का साहस नहीं होता कि सत्ताधारी दल से सवाल पूछे। वो तो मौका मिलेगा, सब जगह पूछते हैं सवाल, ऐसी नहीं है बात चौहान जी। लेकिन आज की बात पे आइए ना, आज की बात को तो मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर के बताया उन्होंने, दोनों पक्षों को रखा। इंडिया बताया करते हैं, सिर्फ एक आ गया, हम इस पॉलिटिकल इवेंट में नहीं जाएंगे, हम आगे पीछे जाएंगे, रामलला सबके हैं। और बहुत से कांग्रेसी नेताओं को उनका विश्लेषण है भाई कि अगर आप नहीं जाएंगे तो नुकसान होगा। तौकीर जी के पास चले तो तौकीर जी कब तक इस तरीके के बयानों के लहरों पर सवार होकर चुनाव जीतने की आप लोग कोशिश करेंगे? जो चौहान जी सवाल कर रहे हैं उस मुद्दों पर क्यों नहीं आते आप लोग? देखिए, हमारे मुद्दे एकदम क्लियर है। हम विकास के मुद्दे पे हमेशा चुनाव लड़ते आए हैं और हमने विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ा है। हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी में काम करते आए हैं और हमने उस पर काम किया भी है। और माननीय मोदी तो इस तरफ ध्यान मत दीजिए, ये जो कौन बयान दे रहा है आप लोग उस पर ज्यादा दूरबीन लगा के नजर रखते हैं। और मारो काटो का भी अनिल चौहान जी जो बात कर रहे हैं कि मारो काटो और धर्म की बात अगर करा जाए तो इनके समय में कितना हुआ, कितने दंगे हुए? 17.5 से ज्यादा दंगे तो गुजरात में इनकी कांग्रेस सरकार में रहे। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। और रही बात मारो काटो की, अरे भाई साहब, आपके समय तो यह स्थिति थी कि बम की जो स्थिति ये थी कि आपके बसों में लिखा जाता था कि नीचे देखते रखिए कोई सामान नहीं हो सकता। आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे आप लोग, आतंकवादियों को हमेशा अपने खेमे में क्या स्थिति रही? अरे भाई साहब, आपको समझना पड़ेगा, आज बम विरोधी जितने भी हैं, बम भी खत्म हो गए, बम फोड़ने वाले भी खत्म हो गए और आतंकवाद भी खत्म हो गए। बनने के बाद और जो माफी नामा लिखते उन सावरकर के अनुयायी के बाद और मुस्लिम लीग से समझौता करके दूसरों को बदनाम करने वाली भारतीय जनता पार्टी हमेशा धार्मिक कट्टरता और नफरत की राजनीति की, इस देश का सियासी माहौल बिगाड़ने का काम किया और अंग्रेजों को पहले वजीफा इन्होंने लिया और अब देश में कट्टरता और नफरत फैलाकर जहर बोने का काम करते हैं। वो समय की बात देता है और दोनों ने प्रवक्ताओं में जोश काफी ज्यादा है। तो एक बार और फिर से कभी चर्चा रख लेंगे और विषय क्योंकि काफी बढ़ गया है, तो और ऐसे विषयों पर जब चर्चा होगी तो दोनों प्रवक्ताओं को हम बुलाकर इस पे चर्चा कराने की जरूर कोशिश करेंगे। फिलहाल समय कम है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में अनिल द्विवेदी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ अनिल चौहान जी थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और तौकीर रजा जी ने हमें समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।